एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए था सोल प्रोप्राइटर का सारा। अब इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली जिसे कहा जाता है, वो हम आज इसमें करेंगे। मीनिंग, बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। की वो वाला बिजनेस जो हिंदू फैमिली मतलब कि एक परिवार है, हिंदू परिवार जो अनडिवाइडेड है, मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली मिलके करती है, उसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऑल द अफेयर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय वन पर्सन कॉल्ड कर्ता और मैनेजर। कहते हैं कि इस बिज़नेस के जो सारे के सारे अफेयर्स होते हैं वो एक बंदा हैंडल करता है जिसको कर्ता कहते हैं और मैनेजर कहते हैं। और ये वाला बंदा मीन्स सीनियर होता है, पूरे घर में सबसे ज़्यादा बड़ा वाला बंदा होता है एज में। नेक्स्ट इज़ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल एंड माइनर मेंबर। ये हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन। द फॉर्म ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस to form joint Hindu family business, there should be at least 2 members in a family and also ancestral property to be owned or inherited by them। कहते हैं कि जॉइंट हिंदू को ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए फैमिली में, एक से काम नहीं चलेगा, 2 होने चाहिए और उनके पास एंसेस्ट्रल मतलब कि उनके पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी चाहिए। 2 बंदे एटलीस्ट चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाए नॉट इशू, लेकिन उनके पास अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जो कि वो ऑन करें और उनकी ही हो, मतलब कि किसी और की ना हो, उनके पूर्वजों की हो और उनकी ही हो। जो प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और उनकी ही हो। देयर मस्ट बी 2 मेल मेंबर्स और उसमें 2 मेल मेंबर होने चाहिए। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विच इज़ अमेंडेड ऑन दिसंबर 2004 टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिप्शन। कहते हैं कि अच्छा पहले कहते होते थे कि अकेले मेल ही उनके मेंबर हो सकते हैं, इस बिज़नेस के मेल्स ही मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जब दोबारा से एक्ट वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो 2004 में अमेंड किया गया, तब उन्होंने कहा कि जो फीमेल्स हैं उस घर की फीमेल्स भी इसमें पार्ट ले सकती हैं। कि मतलब इसको फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 बंदे, मेल हो फीमेल हो कोई इशू नहीं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी चाहिए, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी चाहिए जो कि वही ओन करते हों। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ चाहिए हिंदू बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। Second point is liability. As Karta is leader of a business, his liabilities are unlimited. That is, his personal property remain in risk. But other members of joint Hindu family business is limited up to their share in business. कहते हैं कि जो कर्ता होता है उसकी वो लीडर होता है बिजनेस का और उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो उस अकेले कर्ता की ही अनलिमिटेड होती हैं। कि मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसके नाम होगी वो रिस्क में रहेगी कि इन केस अगर लॉस को इंक्योर करना है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में रहेगी। लेकिन जो अदर मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है अप टू देयर शेयर्स, कि जितना उनका शेयर होगा उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, कि कर्ता की तरह उनकी अनलिमिटेड नहीं है, उनकी लिमिटेड है। थर्ड वन, कंट्रोल। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता। कहते हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, ये एक ही बंदा मतलब कि इसका एक हेड होता है जो इसको मैनेज करता है, इसको कंट्रोल करता है। वो होता है उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर, कि सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन उस उस फैमिली का, उसको हम कहते हैं कर्ता। वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है। ओनली कर्ता इज इंटाइटल्ड टू डील विद द थर्ड पार्टीज, अदर कैन ट्रांजैक्ट विद द आउटसाइडर ओनली विद परमिशन ऑफ कर्ता। कहते हैं कि ये अकेला कर्ता का ही राइट होता है कि वो थर्ड पार्टीज़ के साथ डील कर सके। जो बाकी होते हैं वो जस्ट आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर्ता के परमिशन के साथ ही। कर्ता ने अगर परमिशन नहीं दी तो वो नहीं ट्रांजैक्ट भी नहीं करेंगे। मीन्स फुल फ्लैज जो हेड होता है वो कर्ता ही होता है। माइनर मेंबर्स अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम मेंबर बाय बर्थ। इस बिज़नेस में अगर कोई चाइल्ड, उस फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी अभी जन्मा है, तो एट अ टाइम ऑफ हिज हर बर्थ वो उस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है। नो वन रिस्ट्रिक्ट माइनर टू बिकम मेंबर, कि कोई लॉ, कोई बंदा, कोई नहीं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता कि तू ये बिज़नेस का मेंबर नहीं है, वो बाय बर्थ ही उस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है। और यहाँ पे हैं थोड़े से सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जैसे गवर्न बाय हिंदू लॉ, मेंबरशिप बाय बर्थ, मैनेज्ड बाय कर्ता, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी, माइनर ऑल्सो अ मेंबर, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ कर्ता।
ये थोड़े से 7 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको एलेबोरेट करके लिखना चाहते हो तो दैट इज़ योर विश। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है, इस वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई ना तंगी ना आए तो इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक्स बनाए हैं और इसमें आपको बताया कि ऐसे भी एक इफ़ेक्टिव सी डायग्राम बना सकते हैं। जिसमें मेरिट्स में फर्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल, कि करता ने एक ही बंदा है, उसने करना है, हाँ जी मेरा सारा बिजनेस है, बेशक उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करके रखना चाहिए। अटमोस्ट सीक्रेसी, कि अपने फैमिली मेम्बर्स के पास ही जो बात है अपने फैमिली मेम्बर के पास ही रह गई, कोई तीसरे बंदे को पता नहीं चली। क्विक डिसीजन, एक बंदे ने डिसीजन लेना है, जहाँ कह लो कि वो बंदे के दिमाग में जो चल रहा है वो वही कर सकता है। लॉयल्टी एंड कॉरपोरेशन, की फैमिली में तो लॉयल्टी चलती है, फैमिली में तो लॉयल रहते हैं सभी, कॉरपोरेशन चलती है कि हमारा बिजनेस है, सबको ही फ़ायदा है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, की ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, सब मिलजुल के लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई इसमें मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। लिमिटेशन इसमें ये भी नहीं आपके सिलेबस में, फॉर योर नॉलेज मैंने ऐसे लिख दिए हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो करता कि अनलिमिटेड थे, कि देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं फिर भी देख लो। रिसोर्सेज लिमिटेड मतलब कि जो उनके फाइनेंशियल मैनेजरल स्किल्स जो ऐसे वाले रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, एट सम पॉइंट तो ये ख़त्म हो सकते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल के सारे तो नहीं ना 100% एफिशिएंट हो गए। सस्पिशियंस, सॉरी ये मैं भूल गई थोड़ी देर में बताती हूँ। डोमिनेशन ऑफ करता, कि करता है बाकी करता ही करेगा जो करेगा, बाकी जो मेंबर है वो करेंगे कि यार ये कैसी बात हुई, हम भी तो हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि करता जो करेगा वही करेगा, उसकी डोमिनेशन है। एंड इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है। अब हम करते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। आई थिंक आप सब गाइस को अच्छे से समझ लग रहा होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आप कहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरी टीचिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एट एनी टाइम बता सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। आप भी मुझे गाइड कर सकते हो। एंड इसका मीनिंग करते हैं पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सनस। कहते हैं कि पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं, who contribute their resources and agree to carry on a business jointly and ready to share the profit and losses। कहते हैं कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज वगैरह सारे लेके आते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ हम सब मिलकर अपना एक बिज़नेस कैरी करेंगे, अपना बिज़नेस आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हम शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, जहाँ मतलब कि उनके जो अकॉर्डिंग टू शेयर में जैसी जितनी रेशियो में वो शेयर करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहते हैं कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कि प्रॉफिट हो उसको शेयर करने के लिए भी रेडी है, कैरिड ऑन बाय ऑल द पीपल एंड एक्टिंग फॉर ऑल। कहते हैं कि देखो ध्यान से, who have agreed to share a profit of a business carried on by all or any of them acting for all, कि सबके द्वारा लाया गया, जहाँ एक बंदे के थ्रू सबके पास आया गया। ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं ना उसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। कि एक्टिव पार्टनर होता है, फॉर एग्जांपल एक एक्टिव पार्टनर होता है, वो सारे के सारे काम करता है, कि मतलब कि उसका प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हाथ होता है मैनेजमेंट में। तो ये वही कह रहे हैं कि सारे मिलकर करें, जहाँ एक जना करे तो मतलब कि प्रॉफिट सारे का होता है, मिलके करेंगे काम, प्रॉफिट सारों को बराबरी में मिलेगा, जो उनके शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसकी डायग्राम ये थोड़ी रफली बन गई है। फीचर्स, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। The first point is formation. Partnership is governed by the Indian Partnership Act 1932। ये एक्ट है, इसको याद रखना कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। की पार्टनरशिप कब स्टार्ट होती है, जब
उनके पार्टनर्स मतलब दो तीन बंदे जब मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तब पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। द एग्रीमेंट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। की जो एग्रीमेंट एक साइन करते हैं, हमने बोला कि एक एग्रीमेंट साइन होता है तो पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि टर्म और कंडीशंस होती है गवर्निंग में, मतलब कि कैसे आप मैनेज करोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल की एक पर्टिकुलर बंदा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस की किस रेशियो में आप प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हो, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस की आपका बिजनेस को कंडक्ट करने वाला प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स उस पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब एग्रीमेंट में आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ लायबिलिटी। इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। इनकी भी अनलिमिटेड होती है कि अगर इनको कोई रिस्क बेयर करना पड़ गया, इन फ्यूचर कोई रिस्क हो गया, बिज़नेस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद कर ले अपना बिज़नेस को, मतलब कि इनकर लॉस को इनकर कर ले, तो क्या होगा, जो ये पार्टनर्स हैं इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो रिस्क में जाएगी। इफ़ एसेट ऑफ अ पार्टनर्स आर नॉट ऑफ रेटर देन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे एसेट ऑफ पार्टनर नहीं, यहाँ पे आएगा फर्म। If assets of firm are not sufficient to meet the liability of creditors, then the private property of a partner can be used to meet them। कहते हैं कि इन केस अगर क्रेडिटर को देने के लिए फर्म के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं हैं तो क्या होगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उन पार्टनर्स की वो भी रिस्क में जाएगी, वो उनको देनी पड़ेगी कि ये लो हमारी प्रॉपर्टी, इस क्रेडिट के बदले हमारी ये प्रॉपर्टी ले लो, ऐसे होगा। इफ़ दिस लाइबिलिटीज़ आर मेट बाय वन पार्टनर देन ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव रिलेटेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पार्टनर्स। कहते हैं कि अगर ये वाली जो लाइबिलिटी है ये एक बंदा फिल कर देता है, मतलब कि अगर एमरजेंसी हो गई तो एक बंदा फिल कर देता है, तो बाकी पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिलजुल कर सारे के सारे जो पैसे उसने भर रहे हैं वो मिलजुल कर उसको पे करते हैं कि उसके जितना बनता है वो, अगर मान लो कि 10 करोड़ देना होगा तो एक बंदा 10 करोड़ दे देता है, तो बाकी जो बंदे हैं उनके तीन करके वो उसको पे करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ रिस्क बेयरिंग। द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। कहते हैं कि जो रिस्क होता है इसमें कह रहे हैं कि जो रिस्क होता है, मतलब कि बिज़नेस की रनिंग में जो रिस्क आ रहा है वो सारे ही बंदे मिलकर बेयर करते हैं, कि कोई एक बंदा नहीं होता कि ये मेरा रिस्क है, ऐसा नहीं होता, वो सबका होता है। एज अ पार्टनर्स वो सबका होता है। बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड अमंग देम इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। कहते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये दोनों मतलब कि सारे पार्टनर्स में उनकी प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब कि प्री डिटरमाइंड रेशियो मतलब होता है कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ होगा तब उन्होंने एक रेशियो बनाई होगी कि इस रेशियो में हम प्रॉफिट का ये वाला पार्ट हम इस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ वो एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में वो अपना आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इन केस एब्सेंस ऑफ रेशियो प्रॉफिट और लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कहते हैं कि इन केस अगर जो होता है वो रेशियो वो बता ही नहीं कि कितनी है तो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब में इक्वली। अगर मान लो 3 है, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 3 ही पार्टनर है, सब में 1-1 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इक्वली। अगर रेशियो दी है तो वो रेशियो के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ वन इज़ डिसीजन मेकिंग। इन पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट टू टेक डिसीजन। कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंडर ना सारे पार्टनर्स को पूरा अधिकार होता है कि वो कौन सा डिसीजन लेंगे। कोई भी डिसीजन में कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर नहीं अकेला बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता, सारे मिलकर उनकी म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग होती है कि सारे मिलकर करते हैं डिसीजन आर टेक थ्रू म्यूचुअल कंसेंट्स। द डे टू डे मैनेजमेंट इज़ हैंडल बाय ऑल और बाय सम पार्टनर्स। कहते हैं कि जो उनके डिसीजन है वो म्यूचुअल कंसल्टेंट से होती है कि आपसी सहमति से होते हैं, लेकिन जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है वो किसी और बंदे मतलब कि पर्टिकुलर पार्टनर्स करते हैं। नेक्स्ट आपके आएंगे कि टाइप ऑफ पार्टनर, उसमें एक्टिव, नॉमिनल, स्लीपिंग पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो एक्टिव पार्टनर होता है ना उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो कह रहे हैं कि डे टू डे मैनेजमेंट जो होती हैं सारे मेंबर्स या तो सारे पार्टनर्स हैंडल करेंगे या कुछ पार्टनर हैंडल करते हैं, ये बात में उन्होंने बताई हुई है। तो इससे में क्या क्लियर हुआ कि डिसीजन मेकिंग होती है इसमें जो कि सारे पार्टनर्स मिलकर बैठ के करते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब चलते रहना।
पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन अ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसेंटेंसिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। कहते हैं कि पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है कब, अगर कोई उनमें से, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, एक मर गया, ठीक है, पार्टनरशिप ख़त्म। एक इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब पागल हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म। इनसेंटेंसी, कोई मतलब कि इंसॉल्वेंसी, ऐसा कोई भी केस आ गया तो पार्टनरशिप वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इन केस द रिमेनिंग पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू बिजनेस दे मे डू इट अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। कहते हैं कि अगर मान लो कि एक बंदा, उसकी डेथ हो गई और बाकी के 2 बंदे कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप अपनी कंटिन्यू रखनी है, तो क्या होगा, वो एक नया एग्रीमेंट साइन करेंगे। पुराने एग्रीमेंट को लेके वो नहीं कह सकते कि ये हमारा दिस करंट पार्टनरशिप का ये वाला एग्रीमेंट है, नहीं, वो क्या करेंगे, एक डिफरेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसको साइन करेंगे। नंबर 6, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप एम्प्लाइज बिजनेस बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कहते हैं कि पार्टनरशिप कब बनती है, जब ग्रुप ऑफ पर्सन हो। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू ब्रिंग पार्टनरशिप इनटू एग्जिस्ट। कहते हैं कि एटलीस्ट, कम से कम 2 बंदे तो हों, पार्टनरशिप शुरू करने के लिए कम से कम 2 बंदे हों। एट प्रेजेंट एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट इज़ 50। कहते हैं कि आज के लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो एक पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप में 50 बंदे हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट हैज़ प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ 10% इफ़ इट इज़ अ बैंकिंग बिजनेस एंड 20% फॉर अ अदर बिजनेस। कहते हैं कि अगर बैंकिंग वाला है तो 10 बंदे, ठीक है, अगर कोई और है बिजनेस तो 20 बंदे, ओवरऑल 50। अगर बैंकिंग वाला है तो 10, अगर कोई अदर बिजनेस है तो 20। इफ़ नंबर एक्सीड्स these limits then a business must be registered as a joint stock company otherwise it will be illegal। कहते हैं कि अगर इन नंबर से ज़्यादा आपका बिजनेस आगे हो गया है, ठीक है, कि आपको उनको बोला था कि आपका बैंकिंग का कोई बिजनेस था, 10 मेंबर उन्होंने लॉ ने बोले थे कि आपके पास 10 मेंबर होने चाहिए और आपके पास 11 मेंबर है। इन दिस केस आपको एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप इलीगल माने जाओगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, मतलब कि आपसी रिलेशनशिप। ईच एंड एवरी पार्टनर इज़ कंसिडर टू बी अ एजेंट ऑफ अ बिजनेस, कि अकेला हर एक बंदा उस बिज़नेस का एजेंट कहलाया जाता है। ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिज़नेस, कि सारे पार्टनर्स को कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट में अपना पार्ट दो, आप अपना पार्टनरशिप को खुद हैंडल करो, मैनेज करो। द एक्ट ऑफ 1 पार्टनर्स आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। ये कहते हैं कि अगर कोई एक बंदे ने काम कर दिया, साइन कर दिए, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल कंसिस्टेंस उसने नहीं की, मतलब कि आपसे सहमति उसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने साइन कर दिया, तो वो क्या होगा, अदर पार्टनर्स के लिए भी बाइंड होगा कि उनको मानना ही पड़ेगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट एसेंशियल। इसमें क्या कहा गया है, अगर एक बंदे ने कोई साइन कर दिया, थर्ड पार्टी के साथ कोई साइन कर दिए कि हाँ मेरे जो पार्टनरशिप बिजनेस है आपके साथ ये वाला काम करेगा, तो बाकी पार्टनर्स को भी वो अल्टीमेटली मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि फॉर दिस, इसको कम करने के लिए डे टू डे मैनेजमेंट में जो पार्टनर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। आए ना आए ये उनकी मर्ज़ी है, मैनेजमेंट को हैंडल करें ना करें ये उनकी मर्ज़ी है, ये ज़्यादा कुछ एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए फीचर्स एंड लेट्स प्रोसीड टू मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सम मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आर, डायग्राम से देखते हैं पहले। इजी टू फॉर्म, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, risk sharing, larger financial resources, secrecy. First one is easy to form. It is very easy to form due to less legal formalities. इसमें legal formality होती है लेकिन थोड़ी होती है, तो इसे फॉर्म करना easy है। To form partnership more than 1 member is required। कहते हैं कि पार्टनरशिप बनाने के लिए एक से ज़्यादा बंदे चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। कहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप ड्यू टू द नंबर ऑफ मेंबर स्किल्स एज वेल एज वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग ऑल। कहते हैं कि पार्टनरशिप में कितने सारे मेंबर होते हैं जिनके स्किल्स और वर्क डिवाइड हुए होते हैं, कि उनके पास उनके स्किल्स होते हैं और उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उनका वर्क होता है। दिस लेड टू डिवीजन ऑफ अ वर्क बाय विच स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट इंक्रीज। क्या होता है कि कितने सारे बंदे हैं, ठीक है, उनके पास उनके स्पेशल स्किल्स हैं
और उनके स्पेशल स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया गया है। काम भी डिवाइड हो गया, ठीक है, तो बर्डन भी नहीं बना। अगर उस काम के रिगार्डिंग उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो क्विकली ले सकते हैं, और उनका जो डिसीजन होता है वो भी बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड कैसे हुआ कि जो डिसीजन लिया उसने अपने काम के रिगार्डिंग लिया, वेलफेयर ऑफ कंपनी मतलब पार्टनरशिप के वेलफेयर के लिए। सारे बंदे अकेले अकेले अपने काम के अकॉर्डिंग अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो सारे बैलेंस कर रहे हैं अपने डिसीजन को, और सारे की सारी एफिशिएंसी उसमें आ रही है बिजनेस में। समझ लग गई? इसमें क्या लिखना है कि काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट स्किल्स होते हैं, और उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उनको काम डिवाइड कर लिया जाता है, और वो काम होता है उनका होता है, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली वेरियस डिसीजन वो ले सकते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, अब थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पीछे सारे हमने जो 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए उसमें बोल रहे थे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब इसमें बहुत ज़्यादा है। अंडर पार्टनरशिप ईच एंड एवरी पार्टनर ब्रिंग सेपरेट कैपिटल मतलब कैश। कहते हैं कि पार्टनरशिप में हर एक बंदा जो होता है, मतलब कि ईच एंड एवरी पार्टनर वो अपनी खुद की सेपरेट कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब कि कैश लेके आ रहा है। दिस शो दैट इन पार्टनरशिप फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज लार्जर दैन सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये क्या शो कर रहा है कि पार्टनरशिप में जॉइंट हिंदू और सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कि डिफरेंट बंदे वो अपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो गए। Okay, and the next fourth point is risk sharing. As we know, every partner is provided with a part of share in a firm called ratio. कह रहे हैं कि हमें पता है जैसे कि हर एक बंदा जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मतलब कि अपने रेशियो के अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट के में भागीदार होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो रिस्क बेयर करने की क्षमता रखते हैं कि अगर लॉस हो गया, इन केस लॉस हो गया, तो वो भी हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। By that part or ratio, partners distribute profit as well as losses. It does not become responsibility of individual to bear risk. अब क्या होता है, ये कह लेते हैं कि हाँ हम रिस्क शेयर कर सकते हैं, कि रिस्क बेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमने म्यूचुअली करना है, सारा जो भी करना है, तो हम अपनी कैश लगा सकते हैं। लेकिन ये उनके ऊपर बाइंड नहीं होता कि जो लॉस हुआ है वो उनके इनकेयर करना ही करना है। अप टू देयर रेशियो वो करेंगे, वो पे करेंगे अप टू देयर रेशियो। बट अगर उनको ज़बरदस्ती कहा जाए कि आपने ये देना ही देना, तो वो इलीगल होगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सीधा मना कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे एग्रीमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। And next one, last merit is secrecy. The partnership firm is not required to publish its account. Secrecy मतलब कि अपना सीक्रेट मेंटेन करके रख सकते हैं, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं ना, इनको ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो अपने अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करने हैं। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में ये कह दिया कि पार्टनरशिप जो होती हैं वो डिस्क्लोज़ करती हैं, पार्टनरशिप्स नहीं करती, कंपनीज़ करती हैं अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज़। न्यूज़पेपर वगैरह में कंपनीज़ रखती हैं, पार्टनरशिप नहीं रखती, जिससे क्या होता है उनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सीक्रेसी होती है जो मतलब कि सीक्रेट्स उनके पास रह गए, उनको कोई ज़रूरत नहीं डिस्क्लोज़ करने के लिए। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्म इज़ मैनेज एंड कंट्रोल बाय द पार्टनर्स, नो इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, दिस मेंटेन सीक्रेसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी काम है, वो पार्टनर्स ने खुद करने, कोई तीसरी पार्टी आती नहीं है, उसको पता नहीं है ये बंदे कैसे काम करते हैं, तो सारी के सारी सीक्रेसी उनके पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही रह जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी है, ये तो हमें पता ही है। पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप: अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, limited resources, conflicts, lack of continuity, lack of public confidence, risk of mutual agency। ठीक है, अब हम इनको डिटेल स्टडी करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज इन पार्टनरशिप, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स में ऑल्सो बी यूज बाय फर्म टू सेटल देयर अकाउंट। कहते हैं कि जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। इतना ज़्यादा लॉस हो गया, फर्म उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारे इंकेयर कर ले, फिर क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लानी पड़ेगी। पीछे हमने रिस्क शेयरिंग में यही किया कि अगर उनको ज़बरदस्ती कहा जाए, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी तीसरा बंदा आ गया,
उसने कर दिया कि हाँ जी मैंने ये साइन कर दिया है, कोई मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना ही साइन हो गया एक एग्रीमेंट कि यह हमारा एग्रीमेंट है, हम आपके साथ काम करेंगे, और इन फ्यूचर लॉस हो गया तो वो बंदे ने सारे के लिए मतलब कि एक हो गया कि सबको वो लॉस इंक्योर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं वो कि ये हमारी मर्ज़ी के बिना इसने साइन किया है, बाइंडिंग हम इसके ऊपर बाइंड हैं, लॉ ने कहा है कि जो होगा वो बाइंडिंग होगा। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे फंसते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वो उस बंदे को बाद में निकाल सकते हैं कि ये बंदा ट्रस्टवर्थी नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, अगर लॉस ज़्यादा हो गया तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। Partnership of member is limited in partnership firm. Hence, contribution of capital is also limited, which does not meet capital requirement for a large scale enterprise. कहते हैं कि पीछे हमने बोला कि larger financial resources, कि financial resources भाई बड़े हैं, लेकिन at some point अगर आपको expansion ज़्यादा करनी है तो आपके जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने तो अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही अपनी कैपिटल लानी है, जितनी उनको बोली गई है कि आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको इतनी लानी है वो उतनी ही लाएंगे, वो ज़्यादा नहीं लाएंगे, ये भी है। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाती। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े। इन पार्टनरशिप पार्टनर आर फ्रॉम different regions have a different opinion which led to conflict among them. If a partner fail to maintain coordination among them, management will be disturbed. कहते हैं कि अब देखो कन्फ्लिक्ट हो गए, कैसे होंगे, पार्टनर्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, डिफरेंट ओपिनियन के हैं, मतलब कि जो उनके विचार वगैरह सब डिफरेंट है। फैमिली थोड़ी ना जो मिलजुल के रहेगी, उनके विचार डिफरेंट हैं, उनकी अगर रीजन्स वो डिफरेंट है, इवन इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, जिससे क्या होगा कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। कहीं कहेगा कि मैंने नहीं ऐसे करना है, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, ऐसा होगा तो उनके कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं बनेगी, मैनेजमेंट डिस्टर्ब रहेगी, तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप का एंड। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी भी इसमें थोड़ी कमी है। अगर देख लो कोई बंदा मर गया, पार्टनर कोई मर गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया उसे, तो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो गई। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय दैट इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट अ टाइम ही डिजायर सो। कहते हैं कि कुछ भी हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनकैपेबिलिटी हो गई, कुछ भी हो गया तो क्या होगी, जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, कोई एक बंदा उठ के कह रहा है कि मुझे डिसोल्यूशन चाहिए, कि मुझे ये जो बिज़नेस है, ये पार्टनरशिप जो हमारी चल रही है, इसे ख़त्म करना है, तो वो कर सकता है, क्योंकि उसका ये राइट है। एट अ टाइम जब भी वो चाहिए तब वो डिसोल्व इसको कर सकता है। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी थोड़ी है, ज़्यादा थोड़ी ना होगी। फिफ्थ वन इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखो ये अपने अकाउंट्स तो पब्लिश कर नहीं रहे, तो पब्लिक को क्या पता होगा कि इनके कैसे हैं, इनके प्रॉफिट वगैरह कैसे चल रहा है। अगर पब्लिश करेंगे तो पता चलेगा। अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड विच रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट एंड फेथ, कि पब्लिश नहीं करते, वो न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं देते। इससे क्या होता है कि जो होते हैं पब्लिक, हमारे जैसे जो पब्लिक है, उनको इनके ऊपर फेथ नहीं बनता कि ये मतलब कैसा प्रॉफिट कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग, फॉर उनके साथ डीलिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं रह जाते। जनता जो होती है वो इन पार्टनरशिप वालों के साथ इंटरेस्ट में नहीं रहती कि आप हमने डीलिंग नहीं करनी, डीलिंग में नहीं रहती। लास्ट वन इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। A dishonest partner may enter into contract for a personal benefit. In that case, our partner will have to suffer the loss. अब कहते हैं कि कई बार हो जाता है कि उनमें से एक बंदा डिसऑनेस्ट होता है, मतलब कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो बाकी सारों को फंसा देता है। जैसे मैंने पीछे बात की कि बाद में इसको वो निकाल सकते हैं कि तू बंदा अच्छा नहीं है, तू निकल जा, ऐसे वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा है वो थर्ड पार्टी के साथ साइन कर रहा है कि हाँ जी हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, और वो पार्टी क्या हो गई, वो पार्टी डूब गई। तो सारा का सारा अब क्या होगा, ये जो पार्टनरशिप जिसने साइन किया था उसको भी पेयर करना पड़ेगा, जो लॉस हुआ उसको पेयर करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स को पता भी नहीं था उनको भी पे करना पड़ गया। तो ये क्या हो गया कि रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी की ये वाला जो पॉइंट है कि सारे के सारे एक साथ ही रहते हैं, यहाँ पे आके पार्टनरशिप मात खा जाती है कि सबको फिर लॉस हो गया। तो डिसऑनेस्ट पर्सन के होने पर भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है।
तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप का टिल यहाँ तक ख़त्म है। आगे भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, हम यहाँ तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे ऐसे टीच करना चाहिए या मुझे मेरे लिए कोई किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपके सजेशन को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना काम दूंगी, अपना एफर्ट दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको BBA मतलब बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ उस पर भी अपना एफर्ट दूंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।